सुप्रभात बच्चों, आज हम अपना पाठ 5 गुरु और चेला करेंगे। इससे पहले हमने अपना पाठ 4 कौन सा किया था? इससे पहले हमने अपना पाठ 4 परीक्षा कौन सा किया था? परीक्षा किया था। और आज हम कौन सा करने वाले हैं? पाठ 5 गुरु और चेला, यानी कि गुरु और चेले में क्या संबंध है, किस तरह से हमें गुरु की बातें माननी चाहिए, हमें गुरु सर्वोपरि रखना होता है, गुरु में ही हमारा सब कुछ निवास होता है। ये सब बातें हम गुरु इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि भाई यह किन के द्वारा रचित है, क्या है ये, हमारी कौन सी विधा है? गुरु और चेला। गुरु और चेला एक कथा गीत है। कथा गीत यानी कि कहानी के रूप में, उसको गीत के रूप में सुनाया गया है। और यह किन के द्वारा रचित है? सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित है। यानी कि सोहन लाल द्विवेदी जी ने यह जो कथा गीत हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यह उन्होंने कहाँ से लिया है? यह उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जाने माने नाटक अंधेर नगरी से लिया है। यानी कि उसी नाटक की कुछ पंक्तियाँ इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। और इसमें क्या बताया गया था? अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यानी कि इस नाटक की, अंधेर नगरी जो नाटक है, उसकी ये एक विशेष लाइन रही है, विशेष बात रही है। यानी कि अंधेर नगरी अंधेरी नगरी थी, जिसका चौपट राजा था, यानी कि जिसको कुछ भी आता जाता नहीं था, मूर्ख राजा था। उसमें सब कुछ एक टके में ही मिलता था। एक टका, टका क्या होता है? टका एक मुद्रा थी बेटा पहले, जो हमारे यहाँ यूज की जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी। जैसे आज हम किसका प्रयोग करते हैं? रुपये का। अब बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो कौन सी है? टका है। और हमारी कौन सी है? रुपया। ठीक है, तो हम इस लेसन में आज गुरु और चेले के बारे में जानेंगे। ठीक है, गुरु और चेला क्या है? देखो, गुरु और चेला हम क्या क्या सीखेंगे इस पाठ के अंदर हम क्या सीखेंगे बेटा? देश की व्यवस्था पर बातचीत करना। यानी कि देश की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, वो किस तरह से चल रहा है, कैसे चलता है, उसमें अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके अंदर राजा क्या करता है, प्रजा क्या करती है, प्रजा के क्या कर्तव्य होते हैं, राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब हम जानेंगे। तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों को पहचान कर लिखना। यानी कि तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज क्या है, विदेशज क्या है, इन शब्दों के बारे में आज हम जानेंगे। इसके पश्चात हम काल के भेदों को पहचान कर लिखना। यानी कि काल, समय, वो क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सहायक क्रिया की अवधारणा को समझना। यानी कि सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होती है? वो हमारे मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की क्या सहायता करती है, वो हम देखेंगे। इसके अंदर मुख्य बिंदु क्या है? किसी भी देश की व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर होनी चाहिए। यानी कि देश कब प्रगति कर सकता है, कब विकास कर सकता है? जब उसकी व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक दशा है, जो कुछ भी है, वो समानता के सिद्धांत पर आधारित हो। यानी कि जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, कौन सा? समानता का अधिकार। यानी कि उसके ऊपर आधारित हो, तभी वो देश उन्नति कर सकता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। अब गपशप में हमने देखा है कबीर की इस साखी का क्या अर्थ है, कक्षा में चर्चा करें, यानी कि उसके ऊपर बातचीत करें। क्या है बेटा? देखो, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी ने गुरु और उसके आपसी संबंध, गुरु और शिष्य के आपसी संबंध के बारे में बताया गया है कि भी गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। कैसे? देखो, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद, यानी कि गुरु यानी कि जो हमारा शिक्षक है, जो हमारा अध्यापक है वो, और गोविंद यानी कि भगवान हरि, वो मेरे सामने दो खड़े, दोनों खड़े हैं। काके लागू पाए, मैं किसके पैरों को छूं? यानी कि जब भी हम गुरु से मिलते हैं या भगवान के दर्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उनको चरण स्पर्श करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भाई मैं पहले किसके पैरों को छूं? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। बलिहारी यानी कि मैं तो आपके ऊपर वारी जाऊं, यानी कि मैं तो आपके ऊपर ही अर्पण हूँ,
क्यों? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा होता है जिसने आपने गोविंद दियो बताया कि आपने ही मुझे गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में बताया है, तो सबसे पहले मैं तो आपके चरणों में ही शीश झुकाऊंगा। यानी कि कबीरदास जी ने क्या बताया है कि भाई गुरु का पद, गुरु का ओहदा जो होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए बेटा हमें गुरु की बात हमेशा माननी चाहिए। यदि हम गुरु की बात नहीं मानते हैं तो जैसे इस कहानी के अंदर बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है, उसी तरह जैसे चेला इसमें पछता रहा है गुरु की बात नहीं मानकर, उसी तरह हमें भी पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने गुरु को सर्वोपरि रखना चाहिए, उनकी कहना मानना चाहिए। ठीक है, उसके आगे देखते हैं हम। हमारा पाठ शुरू हो जाता है, हमारी एक कविता शुरू हो जाती है। गुरु की बात सर्वोपरि है। अभी बताया था ना मैंने कि भाई गुरु की बात को हमें रखना चाहिए सर्वोपरि। सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेकिन जब चेला गुरु की बात नहीं मानता तब क्या होता है, यानी कि उसका शिष्य, उसका चेला जब गुरु की बात को नहीं मानता है तो उसके साथ क्या होता है, जानने के लिए पढ़ते हैं यह कथा गीत, यानी कि यह जो कथा के रूप में गीत बनाया गया है हम इसको पढ़ते हैं। कहानी के रूप में कथा क्या होती है, कहानी का छोटा रूप, जिसमें गुरु और चेला एक ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहां पर हर वस्तु का दाम, यानी कि हर वस्तु का मूल्य, सोना हो या मिट्टी हो, यानी कि कोई बहुमूल्य वस्तु हो या कोई बेकार की वस्तु हो, उसका मूल्य क्या है, 1 टका था। यानी कि सब कुछ 1 ही टके में मिलता था। अब देखो, गुरु ने कहा किंतु चेला ने माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। यानी कि गुरु ने कहा कि भाई चल चेले, यानी कि चल बेटा, कि यहाँ पर अपने शिष्य को कहा कि यहाँ रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि गुरु को सब कुछ पता चल जाता है। जैसे ही गुरु ने देखा कि इस नगरी में तो सब कुछ 1 टके में मिल रहा है, तो उन्होंने भाप लिया, पहले ही आगे आने वाली व्यक्ति को समझ लिया कि भाई यहाँ पर कुछ भी सही नहीं होता है। इसलिए उन्होंने अपने चेले से कहा कि भाई तू मेरे साथ चल, लेकिन चेला नहीं माना। गुरु को विवश हो पड़ा अकेले चलना, लौट जाना, यानी कि गुरु को मजबूर होकर अकेले ही लौट जाना पड़ा, यानी कि उस नगरी से चले जाना पड़ा। गुरुजी गए, रह गया किंतु चेला, यानी कि उस नगरी से, कौन सी नगरी से, उस अंधेर नगरी से गुरुजी चले गए, लेकिन चेला वहीं पर रह गया, उसका शिष्य वहीं पर रह गया। क्या सोचता हुआ, यही सोचता हूँगा मोटा केला कि भाई गुरु तो चले गए हैं, अब यहाँ पर तो सब कुछ सस्ते में मिल रहा है, 1 टके में मिल रहा है, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, मोटा खा पी कर खूब मोटा होऊंगा, अकेला ही मोटा हो जाऊंगा। चला हाट को देखने आज चेला, हाट को देखने उनके बाजार को देखने, बाजार को देखने क्या करने लगा चेला, चला भाई बाजार घूमने जाते हैं। तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, यानी कि अजब ही बात हो रही है वहाँ पर, अजब ही रेल पेला है, मतलब अजब सी ही कहानी है वहाँ पर। क्या, टके सिर हल्दी, टके सिर जीरा, टके सिर ककड़ी, टके सिर खीरा, यानी कि चाहे हम ककड़ी ले लें, चाहे हम हल्दी ले लें, चाहे हम जीरा ले लें, चाहे हम खीरा ले लें, यानी कि कोई भी वस्तु ले, वो सब किस में मिल रही है, टके में मिल रही है। टके सिर मिलती थी रबड़ी मलाई। अब चेले का मन चंचल हो गया, रबड़ी मलाई भी टके सिर मिलती है। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, यानी कि रहते हुए वहाँ पर रहते उसने बहुत रोज, हर रोज क्या क्या उसने बहुत दिनों तक खूब मलाई खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। जैसे पहले बताया गया कि भाई आगे का हाल मैं बताऊं ताजा ताजा, यानी कि अभी जो सुना है वो हाल क्या था कि वो नगरी तो कैसी थी, अंधेर नगरी थी और अनबुझ राजा था, यानी कि जिसको कोई समझ ही नहीं थी, मूर्ख राजा था। क्या हुआ अभी ये हमने सुना, आगे क्या हुआ फिर, यानी कि चेला ने क्या क्या, चेले ने सब कुछ मजे से मस्ती से खाया और क्या सोचा था कि भाई गुरु तो चले गए हैं, अब मैं मोटा होऊंगा। उसके आगे क्या क्या, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, यानी कि बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, यानी कि एक दिन क्या हुआ, बारिश आ गई, बारिश आ गई तो पानी बरसने लगा, चमकती थी बिजली, यानी कि जब बारिश होती है तो बिजली चमकती है। फिर बरसात आई, दमकती थी बिजली, बिजली क्या होने लगी, दमकने लगी, विद्युत यानी कि बिजली जो थी वो चमकने लगी, धमकने लगी और बरसातें होने लगी। गरजते थे बादल, यानी कि जब जोर से वर्षा होती है तो बादल क्या करते हैं, गरजते हैं, जोर जोर से आवाज आती है। चमकती थी बिजली, यानी कि बिजली क्या कर रही थी, कड़कड़ा रही थी, बहुत तेज
आवाज़ आ रही थी बरसात गहरी, इनकी बहुत तेज़ बरसात हो रही थी। गहरी का मतलब बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, दमकती थी बिजली, यानी कि बिजली कड़ाकड़ कर रही थी। जिसके कारण क्या हुआ, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत लेसवारी, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश के कारण क्या हो गया, वहां राज्य की एक दीवार जो बहुत भारी थी वो गिर गई। जहां राजा पहुंचे तुरंत लेसवारी, वहां पर राजा क्या हुआ, जैसे ही राजा ने सुना कि भाई दीवार गिर गई है, तो राजा तुरंत अपनी सवारी लेकर यानी कि घोड़े पर सवार होकर क्या चले गए, वहां दीवार देखने के लिए चले गए। झपट संतरी को झपट कर बुलाया, संतरी को यानी कि जो पहरेदार होता है उसको क्या क्या बुलाया कि भाई संतरी आजा, जो सुरक्षा देने का काम करता है यानी कि जो पहरेदार होता है उसको बुला लिया कि भाई आजा भाई संतरी, कि ये दीवार बता मुझे कैसे गिरी, गिरी क्यों, यह दीवार किसने गिराया। संतरी को कहा, यानी कि जो रक्षा करता है, जो सुरक्षा देखता है, उसको बोला कि मुझे ये बता कि यह दीवार किसने गिराई है और कैसे गिरी। कहा संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। संतरी ने कहा, सुरक्षा करने वाले ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, यानी कि ये काम मैंने नहीं किया है। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, यानी कि ये तो शुरुआत से ही क्या थी, कमज़ोर बनी थी। क्यों, यह कहा संतरी ने, महाराज साहब कि राजा साहब ये मेरी खता नहीं है। खता क्या होता है, खता यानी कि गलती, यानी कि कसूर, अपराध, कि ये मेरा अपराध नहीं है, न मेरा कर्तव्य, यानी कि ये मेरा कौशल भी नहीं है, यानी कि ये काम मैंने नहीं किया है। ये जो कर्तव्य दिखाया गया है, ये जो कौशल दिखाया गया है, ये जो बाजीगरी दिखाई गई है वो भी मेरी नहीं है। क्यों, क्योंकि यह दीवार तो पहले ही कमज़ोर बनी थी, इसी से गिरी है ना, मोटी घनी थी, यानी कि यह दीवार इसलिए गिर गई कि यह मोटी नहीं थी, जिस कारण से यह गिर गई। पतली सी दीवार थी और तेज़ बारिश आ गई तो गिर गई। खता कारीगर की, महाराज साहब। अब संतरी ने किसके ऊपर आरोप लगा दिया, कारीगर के ऊपर। कहा कि भाई महाराज मेरा तो कसूर नहीं है। कारीगर कौन होते हैं, जो भवन आदि का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई उनकी खता है ये महाराज जी, किसकी, कारीगर की। न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, फिर से कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कौशल नहीं है, यानी कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया गया। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, एकदम से झट से फटाफट से। किसको बुलाया, फिर कारीगर को बुलाया गया, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर, और वहाँ पर कारीगर को बिठा लिया और कहा कि भाई ये दीवार कैसे गिरी और क्यों गिरी। किसने पूछा, महाराज ने पूछा कि भाई संतरी फटाफट से कारीगर को बुला कर लाओ और कारीगर से पूछो कि भाई यह दीवार कैसे गिरी। तुरंत संतरी ने क्या किया, कारीगर को बुलाया और कारीगर से बुलाते ही क्या क्या वहाँ पर बिठा दिया, और झट से कारीगर को वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ बिठा दिया गया। फिर क्या हुआ, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, यानी कि संतरी ने कह दिया कि भाई कारीगर की गलती, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो महाराज ने कहा, राजा ने कहा कारीगर को सजा दो, ठीक है, उसका कसूर है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। खता इसकी है, गलती इसकी है, कसूर इसका है, अपराध इसका है, तो इसको आज कजा दो, सजा दे दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी, कि महाराज जरा की भी देरी मत करो, यानी कि जरा थोड़ी सी भी देरी मत करो महाराज, लेकिन इसमें मेरी कोई भी खता नहीं है। यानी कि यदि आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसमें कोई भी देर मत करो, लेकिन इसमें मेरी कोई भी खता नहीं है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है भिस्ती की गलती। अब कारीगर ने क्या किया, अब भिस्ती के ऊपर आरोप लगा दिया। अब भिस्ती क्या होता है, जो पानी ढोने का काम करता हो। भिस्ती कौन होते हैं, जो पानी ढोने का काम करते हैं, यानी कि जब हम दीवार बनाते हैं, घर बनाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कौन लाता है हमारे लिए, भिस्ती। है भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, यानी कि कारीगर कहता है कि भाई महाराज अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने इसके साथ कोई शरारत की है। किया गारा गीला उसे किया गफलत, यानी कि उसने ज़्यादा जो गारा यानी कि जो मिट्टी थी उसको ज़्यादा गीला कर दिया है और उसी की यह गफलत है, यानी कि उसी का यह कसूर है।
मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया है। फिर उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। नहीं भाई, गलती से आगे चले गए, हम यहीं पर थे। उसी की यह गफलत, उसी की यह गफलत, यानी कि उसी की यह भूल है, मेरी भूल नहीं है। फिर क्या हुआ? कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ। कारीगर को ने जब भिश्ती के ऊपर इल्जाम लगाया तो राजा ने तुरंत आदेश दे दिया कि भाई जाओ भिश्ती को बुला कर लाओ। कहा राजा ने भिश्ती है, कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ। पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। क्या कहा कि भाई जल्दी से पकड़ कर लाओ, उसको फांसी के ऊपर चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि अब भिश्ती की गलती निकल आई है और इसमें कारीगर की तो कोई गफलत नहीं है, कारीगर की तो कोई भूल नहीं है। तो अब भिश्ती को बुला कर लाओ और उसको फांसी पर चढ़ा दो। चला आया भिश्ती, कुछ हुई न देरी। भिश्ती क्या हुआ? भिश्ती ने जैसे ही आदेश सुना वो तुरंत चला आया, थोड़ी सी भी देर उसने नहीं की, जल्दी से उसको बुलाया गया। कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, कि प्रभु ईश्वर अर्थात महाराज इसमें मेरी कोई भी खता नहीं है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, यह गलती है जिसने मशक को बनाया। यानी कि मशक क्या होता है? चमड़े की एक थैली जिसमें पानी भरा जाता है या रखा जाता है। यानी कि पहले क्या होता था? एक मस्क होता था, मस्क जिसके अंदर क्या किया जाता था? पानी भरकर रखा जाता था। तो भिश्ती ने क्या कहा कि भाई ये मस्क वाला जो था ना, उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। यानी कि उसने इतना बड़ा मस्क बना रखा था कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था और उसने क्या किया? उस मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया, इसलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब किसको बुलाया गया? मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी। जैसे बाकी आते गए थे, जैसे पहले संतरी को बुलाया था, फिर कारीगर को बुलाया था, फिर भिश्ती को बुलाया गया। अब किसका नंबर आ गया था? मस्क वाले का। मस्क वाले को बुलाया गया, उसने भी कोई भी देरी नहीं की गई बुलाने में। कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। फिर से उसने कहा कि भाई मस्क वाले ने कहा कि भाई इसमें मेरी कोई भी गलती महाराज नहीं है, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत। मंत्री की गलती यानी कि इसके अंदर किसकी गलती है? इस दीवार में, इस दीवार के गिरने में मंत्री की गलती है और उसी ने यह भूल की है, इसी ने यह गफलत की है, उसी ने यह भूल की है। उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत, उन्हीं की ये जो शरारत है और उन्हीं की ये क्या है? हिकमत है। ठीक है, हिकमत यानी कि अनुचित व्यवहार, गलत व्यवहार है। यानी कि उन्होंने ही कुछ गलत किया है, उन्होंने ही गलत व्यवहार किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। किसकी गलती बता दी उसने मंत्री की गलती बता दी। फिर आगे क्या हुआ, इस रोचक कथा को हम आगे देखते हैं। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ। राजा ने क्या कहा? यदि मंत्री की गलती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मंत्री को बुला लाओ। हुआ हुक्म, मंत्री को फांसी चढ़ाओ। फिर मंत्री को क्या कहा? राजा ने कहा कि चलो अगर मंत्री की गलती है ना तो मंत्री को तुरंत फांसी चढ़ा दो। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। जल्लाद कौन होते हैं? जो फांसी पर चढ़ाते हैं। जैसे आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, जब फांसी दी जाती है तो मोटे मोटे से होते हैं इंसान, वो क्या होते हैं? जल्लाद, जो फांसी की सजा देते हैं। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन तुरंत मंत्री को लेकर चल पड़े। चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण उसी पल उसी दम, यानी कि उसी समय क्या किया गया? मंत्री को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया। मगर मंत्री था दुबला दिखता, यानी कि मंत्री इतना दुबला पतला था कि बहुत ज़्यादा, नए गर्दन में फांसी का फंदा था आता। यानी कि मंत्री क्या था? बिल्कुल ही दुबला पतला था, इसलिए उसकी गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आ रहा था, अर्थात फांसी का फंदा बड़ा था और उसकी गर्दन बिल्कुल छोटी सी थी। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। यानी कि अंधेर नगरी क्यों कहा गया? देखो, गलती किसी की है और सजा किसी और को दी जा रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया था? अंधेर नगरी। और चौपट राजा क्यों कहा गया? यानी कि जिसको ये नहीं पता कि भाई जिसकी गलती होती है उसी को सजा दी जाती है, तो वो क्या था? चौपट। चौपट कौन होता है? सब कुछ नष्ट करने वाला।
फिर कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, यानी कि राज्य में जाओ और देखो जिसकी भी मोटी गर्दन हो ना, उसी को पकड़ कर लेकर आओ और मंत्री की जगह पर उसको इसी क्षण, इसी पल क्या कर दो, फांसी चढ़ा दो। अब आदेश हो गया तो सबको कहना मानना था राजा का, तो क्यों, राजा का जो हुक्म होता है वो उस प्रजा को मानना पड़ता है। फिर क्या हुआ, चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, यानी कि राज्य के अंदर ढूंढने चले गए कि भाई जिसकी भी मोटी गर्दन होगी उसी को पकड़ कर लाया जाएगा। संतरी कौन बताया था, सबसे पहले आए थे हमारे संतरी जो सुरक्षा करते हैं, जो देख रेख करते हैं। मिला चेला खाता था हलवा दनादन, दनादन यानी कि चेले ने क्या किया था, दनादन लगातार बहुत ज़्यादा निरंतर क्या किया था, हलवा खाया था। हलवा खाएगा, खाएंगे पिएंगे, काम दाम कुछ था नहीं तो मोटे ही होंगे। तो मिला चेला खाता था हलवा दनादन, यानी कि उनको कौन मिल गया, चेला मिल गया, और जिसकी गर्दन क्या थी, मोटी थी। कहा संतरी ने चले आप फौरन, संतरी ने चेले को कहा कि आप फौरन चलो, तुरंत चलो, आपको महाराज ने भेजा न्योता। इसी क्षण, इसी पल महाराज ने आपको न्योता भेजा है, यानी कि बुलावा भेजा है कि भाई तुरंत आ जाओ। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, यानी कि चेले को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि भाई उसको फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, इसलिए वह मन ही मन बहुत खुश हो गया था कि भाई राजा तो मुझे कुछ देने वाले हैं। कहा आज न्योता छकूंगा अकेला, क्यों, क्योंकि राजा के दरबार में तो सब कुछ मिलता है, इसलिए उसने सोचा मन ही मन कि भाई वहाँ से न्योता आया है, मुझे वहाँ से बुलावा आया है, निमंत्रण आया है, इसलिए मैं वहाँ पर खूब खाऊंगा और खूब छक जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, यानी कि बिल्कुल खा पी के और भी तंदुरुस्त हो जाऊंगा। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, लेकिन वहाँ आया तो क्या देखता है, झमेला देखता है, वो झगड़ा देखता है, वो बखेड़ा देखता है, वो झंझट देखता है। क्या झमेला देखता है, आके जैसे उसने देखा कि यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला, यानी कि वहाँ पर तो एक अजब प्रकार का ही एक अजीब सा ही मेला जुड़ा था। क्यों, उसने तो सोचा था कि भाई वहाँ पर तुझे खाने के लिए पकवान मिलेंगे, लेकिन जब उसने आकर देखा तो कुछ और ही वहाँ पर झमेला था, झंझट था, बखेड़ा खड़ा हुआ था। क्या खड़ा हुआ था, यानी कि उसको फांसी देने जा रही थी। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, यानी कि इसकी मोटी गर्दन है, इसको बढ़ाओ, यानी कि आगे लेकर चलो। कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। राजा ने तुरंत आदेश दे दिया कि इसकी गर्दन मोटी है और इसको क्या किया जाए, तुरंत फांसी के ऊपर चढ़ा दिया जाए। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ। चेले ने कहा कि महाराज मेरी कुछ गलती है तो वो बताओ तो सही। कहा राजा ने चुप न बक बक मचाओ, कि भाई चुप हो जा, बक बक मत कर, यानी कि ज्यादा मत बोल, चुप रह। मगर था न बुद्धू, था चालाक चेला, गुरु के साथ रहता था तो चालाक था चेला, यानी कि बुद्धू नहीं था, यानी कि वो नासमझ नहीं था, उसको ज्ञान था, वो चालाक था कि भाई कौन सी स्थिति में क्या करना चाहिए हमें। वो मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, उसने वहीं पर क्या किया, झमेला मचा दिया, यानी कि जोर जोर से मतलब ये कहने लगा कि भाई मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है, वो झगड़ा करने लग गया वहाँ पर। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ। उसने कहा कि भाई मुझे फांसी बाद में चढ़ाना, पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन करा, मुझे मेरे गुरुजी से मिलना है, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। उसने कहा कि यदि आप लोगों को मुझे फांसी चढ़ानी है महाराज, तो एक बार मेरे गुरुजी को मुझे दर्शन करा दो, फिर चाहे मुझे फांसी पर चढ़ा देना। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, यानी कि झट तुरंत वहाँ पर गुरुजी को बुलाया गया कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर, यानी कि गुरुजी को देखते ही क्या हुआ, चेला रो पड़ा, यानी कि गुरुजी ने देखा कि जहाँ पर चेला खड़ा हुआ है वहाँ पर वह खड़े खड़े रो रहा है। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। गुरुजी जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इधर हा भाई चले, और उसके कान में एक मंत्र गुनगुना दिया, यानी कि कोई बात ऐसी बता दी कि भाई ऐसे ऐसे बोलना है और फिर अपने आप काम हो जाएगा।
यानी कि क्या बताया, आगे देखते हैं। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, यानी कि गुरु और चेला क्या करने लगे, दोनों आपस में झगड़ने लगे। किस बात के ऊपर, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला, यानी कि वो एक दूसरे को ऐसे धक्का पेल करने लगे, एक दूसरे को ऐसे धक्का देने लगे कि भाई जैसे पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। गुरु ने कहा कि भाई हट जा चेले, क्या झगड़ा क्या उन दोनों ने कि तू हट जा, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। लेकिन फिर चेला बोला कि नहीं गुरुजी आप नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़कर मरूंगा। क्यों लड़ रहे थे वो दोनों, राजा तो मूर्ख था, वो समझ नहीं पाया था। लेकिन आगे देखते हैं कि वो दोनों क्यों झगड़ रहे थे। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, यानी कि दोनों ऐसे लड़ रहे थे कि भी किसी के हटाने से भी वो नहीं हट रहे थे। छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों, यानी कि दोनों आपस में ऐसे झगड़ रहे थे कि उनको अलग अलग करने पर भी वो अलग नहीं हो रहे थे, छूटे नहीं रहे थे। बढ़े राजा फौरन कहा क्या बात है, बात क्या है, यानी कि राजा फौरन तुरंत उनके पास आए और बोले कि भाई क्या बात है। गुरु ने बताया करामात क्या है, यानी कि राजा ने कहा कि भाई आप दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या करामात हो गई है, यानी कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया है। यानी कि करामात क्या होती है, कोई आश्चर्य भरा कार्य, यानी कि कोई हैरान करने वाला कार्य, कोई चमत्कार, कि भाई ऐसा क्या चमत्कार हो गया है कि भाई तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो कि भाई पहले फांसी में चढ़ूंगा, पहले मैं चढ़ूंगा। क्यों, क्योंकि मरने के लिए कौन तैयार होता है, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, क्या कहा गुरुजी ने राजा को बताया कि भाई जो पहले फांसी पर चढ़ेगा ऐसा शुभ मुहूर्त है, ऐसा लगन है कि ऐसे मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, यानी कि ये ऐसा समय है जिसमें जो इस फांसी के ऊपर चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा। कि ऐसे मुहूर्त में यदि कोई फांसी पर चढ़ेगा तो वह चक्रवर्ती बनेगा, यानी कि पूरे राज्य का, पूरे देश का राजा बनेगा, चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। चक्रवर्ती क्या होता है, जो ऐसा राजा जो पूरे देश पर शासन करता है, यानी कि राजा कौन होता है, जो अपने ही राज्य पर शासन करता है, लेकिन चक्रवर्ती कौन होता है, जो पूरे देश के ऊपर राज्य करता है। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा, यानी कि जो चक्रवर्ती होता है उसके ऊपर पूरे संसार का, पूरे विश्व का छत्र, यानी कि जो छाता होता है, जो चक्रवर्ती छाता होता है वह तनेगा। यानी कि ये सारी बातें किसने बताई, गुरुजी ने राजा को बताई। कहा राजा ने बात सच गर यही, राजा ने कहा कि अगर यही बात सच है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कि भाई गुरु ने कहा फिर कि भाई कभी भी गुरुजी का कथन गलत नहीं होता है, झूठा नहीं होता है, अर्थात गुरु हमेशा सच्चाई का साथ देता है। फिर राजा ने कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा। ये सब बातें सुनकर राजा ने कहा कि भाई तुम दोनों हटो, सबसे पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा, यानी कि इसी क्षण इसी पर फांसी के ऊपर मैं ही टंगूंगा, अर्थात मैं ही मरूंगा और क्या बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, यानी कि जैसे ही राजा फांसी पर चढ़ा सारे राज्य में खूब बाजे बजे, खूब नगाड़े बजे। क्यों, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, क्योंकि राजा कैसा था, अंधेर नगरी थी और राजा भी कैसा था, मूर्ख था, इसलिए सभी बहुत प्रजा पूरी, यानी कि पूरी प्रजा क्या हुई, खुश हो गई जब मूर्ख राजा मर गया। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, यानी सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे कि भाई जो मूर्ख राजा था वो मर चुका है। थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा, यानी कि जो समझदार नहीं होता, जो अनबुझ किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, वह राजा मर गया है। और वह नगरी कैसी थी, अंधेर नगरी थी। तो प्यारे बच्चों, हमने आज ये कथा गीत समझा। इसके आगे हम करेंगे सोहन लाल द्विवेदी। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि भाई सोहन लाल द्विवेदी जी कौन है, इस कथा गीत के रचनाकारी, इस कथा गीत को रचने वाले, और ये सारे शब्दार्थ भी मैंने आप लोगों को साथ साथ करवा दिए हैं। उसके आगे जो ये विधा की बात है, यानी कि विधा क्या होती है, हमारे साहित्य में दो प्रकार की विधा होती है, एक होती है गद्य विधा, दूसरी होती है पद्य विधा। तो इस कथा गीत शैली में ये जो विधा है वो कौन से शैली में लिखी गई है,
पद्य शैली में लिखी गई है। फिर हमारे आगे हैं थोड़ी सी बातें, फिर पढ़ते लिखते वाले क्वेश्चन है जो आपको PDF में सभी दिए गए हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।